Yeah, what will we be studying today? Cell. Cell, the unit of life. Why is cell considered the unit of life? Because every organism is made up of cells. Okay, so we have already discussed regarding the organisms. जैसे वो लोग living कैसा हम लोग define करेंगे, right? How would we define living in the first place? And then we also understood regarding the term organism. Organism किसको बोलेंगे हम लोग? Good. Group of organ systems. Constitute together to form an organism. नहीं, define बोली मैं आपको. See, understand this thing. Like we always, start from here. This is the starting. आप कोई भी चीज़ को बना रहे, it has to be, made by repetition of the same thing, or similar things. Just like in building up a building, हम लोग क्या करते हैं, एक brick, दो brick, तीन brick मिला के पूरी wall बनाते हैं, wall से पूरा एक floor बनाते हैं, and compartmentalization takes place. ये चीज़ें होती हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में. जस्ट लाइक दैट हमारी बॉडी भी, लाइक जब हम ऑर्गेनिज्म एक डिफाइन करने की कोशिश करें तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट सेल. रीजन बीइंग इट इज़ द बेसिक यूनिट. नाउ व्हाई एंड हाउ. तो बेसिक यूनिट का मतलब क्या होता कि वही बेसिक है, उससे फर्दर कुछ कम होगा तो इट विल नॉट बी फंक्शनल. ठीक है, वो यूज़ नहीं कर सकते हम इन बिल्डिंग अप द थिंग, राइट. अब जैसे कि ब्रिक बना हुआ है, लाल मिट्टी से बना हुआ रहता है ना, यू कांट टेक दैट रेड सॉइल टू मेक अ वॉल. वैसे तो बनते थे पहले ज़माने में, बट अब की बात करें अगर तो ब्रिक चाहिए ना आपको, द फॉर्म्ड स्ट्रक्चर ब्रिक. जस्ट लाइक दैट वी वांट अ कंप्लीट वेल फॉर्म्ड सेल in order to make a body, functional organism, right? So first talking about cell. सेल हो गया बेसिक यूनिट. स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्यों? क्योंकि इट इज़ हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर. एंड फंक्शनल इसीलिए क्योंकि एक इंडिविजुअल सेल अपना फंक्शन करता, एंड देयर आर मेनी सेल्स हु मेक अप एन ऑर्गेनिज्म. क्लियर? सो इसीलिए इट इज़ ऑल्सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि ओवरऑल फंक्शनिंग में मेजर रोल इज दैट ऑफ अ सेल. क्लियर? तो सेल हो गया. बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाएंगे? Tissues बनाएंगे. How will we be able to define tissues? Group of cells with similar function and same origin is called as Group of cells with similar function and origin. Similar function and origin, okay, is said to be a tissue. अब टिश्यू में वही सेल्स रहेंगे जो एक जैसा काम करते हो, राइट. एक जैसा काम कौन करेंगे? जिसका ओरिजिन सिमिलर है, करेक्ट. सो दैट्स हाउ अ टिश्यू इज फॉर्म्ड. क्लियर? या प्लीज एग्जाम्पल ऑफ अ टिश्यू बोलिए, आपको भी मालूम है. Epithelial, connective, muscular, neural tissues. अब these are the four major types, right? बाकी सारे जो tissues रहेंगे इसी के derivatives रहेंगे. Clear? These are the four major types of tissues that exist in any any organism. वो सब एपिथेलियल में आएंगे. ठीक है, एपिथेलियल के टाइप्स है वो. सिंपल स्क्वामस, क्यूबॉइडल, सीलिएटेड, कॉलमनार, ग्लैंड्यूलर, ये सब
उसी के डेरिवेटिव्स होंगे. They will be coming under these 4 major categories. Now tissues हो गए. Tissues के बाद organs बनते हैं आपके. Again, how can we define an organ? Group of tissues, forming a particular structure which is specialized in performing a specific function will be an organ. वैसे ही many different organs with their different functions but coordinating with one another to give a common output. Common output is said to be an organ system. वो लोग के फंक्शंस इंडिविजुअली अलग रहेंगे बट अल्टीमेटली वो लोग का कॉज जो रहेगा वो एक ही रहेगा फॉर द एक्सटर्नल फाइनल आउटपुट. सो दैट इज नथिंग बट एन ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन के एग्जांपल्स Heart, गुड, liver, eye, liver, yeah, all the sense organs, your eyes and the stomach, intestines, etc. Many to name, Organs, organ systems, digestive system, circulatory system, pulmonary system, digestive, respiratory or pulmonary, cardiac, cardiac, nerve, lymphatic, skeletal, immune, लोकोमोटरी या फिर मस्क्यूलर भी बोल सकते हैं हम लोग. एंड etc. These are the systems. There are many in an individual, in an organism, जो कि कोऑर्डिनेट करते. इट्स नॉट दैट डाइजेस्टिव सिस्टम अब काम कर रहा तो उसका फंक्शन विल बी लिटरली नॉट डिपेंडेंट विथ एनी अदर सिस्टम. इट इज़ नॉट. समझिए ये चीज़ को. नाउ दैट वी हैव स्टार्टेड द डिस्कशन विथ डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेशन होता फूड का होता. अब फूड का ब्रेक डाउन इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. अब वो ब्रोकन डाउन फूड it has to be transported to every cell and उसके लिए it will need the circulatory system, that is the blood, right? So every system in the body, though performing their own individual functions, are interdependent. क्यों? क्योंकि they are a part of an individual, of an organism. पूरे मिल के coordinated fashion में जो भी required output रहता है या फिर required action रहता वो करने में help करते हैं. Right? For you people to be able to sit here and understand, listen, analyze, think, reflect, many of the organs, almost every system of yours is functioning at the very moment. May that be of any individual, me or you, But in different respects, in different aspects, it will differ. आप खाना खा के टाइम हो गया तो डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता, राइट? If you're sitting and studying, आपकी neural activity ज़्यादा रहती, while sleeping it is less. So according to the activities that you're doing, आपके organ systems काम करते हैं and they coordinate again together because each one is interdependent, right? Now all these organ systems together form an organism. How can we now define an organism? An organism is a living system which can survive on its own. It is self-dependent. Right? Self-dependent. It can, have an individual existence, though we'll see not to a greater extent, but it can exist, right? It can survive by itself. क्यों? क्योंकि आपके पास सारे systems है जो आपके survival में help कर सकते हैं, help करते भी हैं, right? So that is how an organism is formed, and we will be talking about the structure which is named as cell in detail now. Now we have discussed earlier as well, या फिर नहीं भी, still अगर आप लोग को पता है तो let me know the different types of cells. What are they? Prokaryotic and eukaryotic. Very good.
And that is it. इतना ही है आंसर. Okay, what is the difference between prokaryotic and eukaryotic cell? In eukaryotic cell, no nucleus is present. Good. Cell can be divided into two types of cells. The first one being the prokaryotic and the second one eukaryotic. The terms itself are self-explanatory. Pro मतलब primitive. Primitive type of nucleus. Anything referring to nucleus and the nuclear material, carrier use करते हैं हम लोग, right? तो genetic material, primitive type of genetic material, इसीलिए हम लोग उसको prokaryotic बोलते हैं, right? U का मतलब true, true genetic material. प्रिमिटिव का मतलब बहुत ज़्यादा ही एंशियंट है, यू नो, बहुत पहले से है. प्रिमिटिव लाइक एक्सपेक्टेड है कि यू नो जब लाइफ स्टार्टेड वाज सीन ऑन अर्थ तब ये जेनेटिक मटेरियल एग्जिस्ट करता था. इट डज एग्जिस्ट इवन नाउ, बट पहले ये बना था प्रिमिटिव टाइप ऑफ nucleus. Now that we have understood the terms prokaryotic and eukaryotic, let's understand the further two types and then discuss the prokaryotic. यूकैरियोटिक में फर्दर दो टाइप्स आते हैं. वैसे तो आते बहुत सारे, हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस दो करेंगे मेजरली, एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स. ओके, प्रोकैरियोट्स में क्या क्या रहता, बेसिकली उसके फीचर्स डिस्कस करेंगे, यू नो, द कैरेक्टरिस्टिक्स and the differences. Okay, prokaryotic cell में क्या रहता? फर्स्ट ऑफ ऑल उसके जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड बोलते हैं. क्यों न्यूक्लियोइड बोलते हैं? उसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट रहते हैं, राइट? इसकी वजह से सिर्फ जेनेटिक मटेरियल रहता है. इट कैन बी द डीएनए और द आरएनए, ठीक है, इसीलिए उसको सिर्फ न्यूक्लियोइड बोलेंगे. Clear? The next thing is presence of ribosomes. Ribosomes are present. 70S type, right? Nucleoid, 70S type of ribosomes are present, and membrane bound cell organelles are absent, right? Membrane bound cell organelles are absent. These three are the major differences, I mean, you know, characteristics जिसकी बेसिस पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल कौन सा है. क्लियर? Now we'll talk about eukaryotic cells as well. Eukaryotic cells का जो genetic material रहता है, it is, you know, inside a membrane, जिसको हम nuclear membrane बोलते हैं, and that structure is called as the nucleus. What is nucleus? Genetic material well-defined nuclear membrane. Right? उसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे. इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट? ना यूकैरियोटिक सेल्स में भी राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं. Ribosomes are present, but both the types, 70S and 80S type. Clear? And membrane bound cell organelles are present.
right? Cell organelles, membrane-bound cell organelles are absent in prokaryotic cells, whereas they are present in eukaryotic cells. Nucleoid due to absence of histone proteins, and also they lack nuclear membrane. Clear? Presence of ribosomes only 70S type, वहाँ पर 70S as well as 80S type of ribosomes are present. Clear? और क्या है वहाँ पर nucleus में genetic material, it is surrounded by a well-defined nuclear membrane, right? And also it does have histone proteins. There are a lot more different structures present in there inside of the nucleus. We'll be discussing when we'll talk about it and as an individual cell organelle. But for now, differences समझने के लिए उतना जानिए काफ़ी है. Clear? अभी यूकैरियोटिक में हम लोग देखें कि एनिमल सेल और प्लांट सेल आते हैं, राइट? तो देयर आर फ्यू सेल ऑर्गेनल्स. आप लोग सेल ऑर्गेनल्स का क्या मतलब समझ रहे हैं? व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स? गुड. यू नो, एक सेल है, सेल के अंदर सर्टेन स्ट्रक्चर्स रहते. अब फॉर इंस्टेंस एक सेल है, एनी सेल, विच एवर सेल यू वांट टू टेक इनटू कंसिडरेशन, एपिथेलियल सेल है, ओके? उसके कुछ ना कुछ फंक्शंस रहते हैं ना. वो फंक्शंस परफॉर्म करने में कौन हेल्प करते हैं? उसके अंदर वाले जो स्ट्रक्चर्स है जिसको हम सेल ऑर्गेनल्स बोल रहे हैं, दे हेल्प इन परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन, राइट? So those structures are nothing but the cell organelles. Okay, not necessarily always they are supposed to be, you know, double membrane bound. There are cell organelles which are non-membrane bound, single membrane as well as double membrane bound. Okay, we'll look at them. But plant cell और animal cells को आप differentiate कर सकते हैं on the basis of presence and absence of certain cell organelles. ठीक है? अब प्लांट सेल्स में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं जो एनिमल्स में नहीं रहते, और एनिमल्स में कौन से रहते जो प्लांट्स में नहीं रहते? विल जस्ट राइट दैट. ओके, एनिमल्स में देयर इज अ सेल ऑर्गेनल बाय द नेम सेंट्रोसोम व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स तो फेमिलियर होगा ना, सेल डिविजन के टाइम पे वी टॉक अबाउट इट. Centrioles. Centrosome is present only in animal cells. It is absent in plant cells. Okay? इसीलिए animals में cell division takes place by furrow method, whereas animals में cell plate method से होता. Okay? Phragmoplast बन के. Due to absence of your centrioles, right? Now आपके plant cells में कौन कौन से cell organelles रहते जो animals में नहीं रहते? The very first one, the cell wall. If we start from the outside to the inside. Then vacuoles, plastids. Chloroplast is a type of plastid. You know, plastids are of three types: chromoplast, leuco, and chloroplast. So it is one of the type of plastids. And what? Cell wall. Mitochondria is present in both plants and animal cells क्योंकि दोनों को ही एनर्जी चाहिए, right? So these are the cell organelles which are unique to that particular type of cell. Sorry? Plasmid is present in your prokaryotic cell. That is the extracircular DNA. जिसकी वजह से unique phenotypic features exhibit करता है आपका bacterial cell, for instance. Antibiotic resistance अगर वो show कर रहा, it is because of that extra DNA, genetic material. That is plasmid. Do not confuse it with plastid. They are different. Cell wall, vacuoles, plastid, and in here it is centrosome. Now, we'll talk about the cell organelles which are common in both. Okay? You people are going to tell me the names of the cell organelles. First, we'll write what are the cell organelles that are present inside a eukaryotic cell. Chaliye, start. Okay. Let me complete. Endoplasmic reticulum.
Golgi apparatus समझ लीजिए. Mitochondria. प्लास्टिक्स नहीं बोल सकते आप लोग, जो पहले भी हो गए. Lysosomes. Ribosomes. Vacuoles. Ribosomes. Ribosomes. Centrosome. Centrosomes common. Are we writing common? We are writing the names. And we'll highlight जो किसमें present है. Animal वाला animal में, plant वाला plant में. Rest of the cell organelles will be present in both. Microbodies. Good. Microbodies. Next. Vesicles. Hmm. And सॉरी सेंट्रोज इसी में आ जाएंगे ना. नहीं है, प्लास्टिड का एक टाइप है राइट. I'll be giving the flow chart. Don't worry. Rough and this is smooth. Important. Yeah, again cytoskeleton is also the same. Now, who said? अच्छा, न्यूक्लियस है मैं सुनी. एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है अर्शी? So what? You have got a name and I'll call out with that name only. Say आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? न्यूक्लियस है. क्यों? It is the brain of the cell. Okay. And why? Any other reason? Nucleus genes का chromosome उसके अंदर रहता है तो उससे पता चलता है. Genetic. Okay. On what basis you will consider a cell to be living and non-living? You know, dead cells रहते right? अगर उसमें न्यूक्लियस नहीं रहा मैम तो इट विल बी डेड, रहा तो इट विल बी लिविंग, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है. गुड. सो प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म. नाउ सेम में क्या इम्पोर्टेंट है? Cytoplasm. एवरी सेल ऑर्गेनल इज इक्वली इम्पोर्टेंट बाय द वे. ओके, कोई कम ज़्यादा नहीं है, यही समझाना चाह रही थी मैं. बट लिविंग एंड डेड सेल डिसाइड करने का मेजर फैक्टर है साइटोप्लाज्म. तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इन द फर्स्ट प्लेस जब हम कंसिडर करेंगे साइटोप्लाज्म है या नहीं वो देखेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. उसी में सारे सेल ऑर्गेनल्स को रहना है, तभी होगा ना लिविंग सेल. जी, साइटोप्लाज्म का फंक्शन बेसिकली, अब एक बोल है उसमें आप मिल्क डालिए एंड यू हैव टू ईट म्यूसली. अगर आप म्यूसली ऐसे ही खा सकते दैट इज डिफरेंट, बट इफ यू नीड समथिंग यू नो लिक्विड कैरियर इट विल ऑलवेज बी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट विल बी मिल्क. तो क्या करता है, इट फैसिलिटेट्स यू नो इन द फ्लोटिंग इन ऑल दैट ऑफ द म्यूसली. बट क्योंकि ये लिविंग सिस्टम है, इट provides a streaming like this thing. आपका म्यूसली कॉन्स्टेंटली मूविंग रहता ना बोल में, यू नो, इट मेक्स इट टेंडर एंड यू नो
ईटेबल, थोड़ा और अच्छा दिखता है आपको। खाने का एग्जाम्पल इसीलिए बिकॉज याद रखने के लिए, फंक्शन वाइज डिफरेंट होता है। ओके, we usually get digested, cell organelles doesn't get digested, disclaimer, please keep that in mind। ये चीज समझिए, साइटोप्लाज्म provides a medium for them to be situated in, embedded in। Place. They are not in fixed places, it is the cytoskeleton which gives the cell the shape and the structure। हम लोग कभी भी, आप गौर करिए, सेल की जब हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं, आई मीन टिश्यूज पढ़ते, हिस्टोलॉजी जब भी डिस्कस होती, तब वी यूजुअली डिफाइन द शेप्स ऑफ द सेल्स, राइट। जैसे कि हेपाटोसाइट्स आपके हेक्सागोनल रहते, आपके आरबीसीज बाइकॉन्केव रहते, आपके WBCs amoeboid रहते। So how are they able to have different shapes? It's because of the cytoskeleton, and कहीं ना कहीं cytoskeleton plays a role in locating the cell organelles, but वो cell organelles functional state में रहने के लिए cytoplasm is necessary। ठीक है, तो cytoplasm का वो significance है, it provides a medium and helps in proper functioning and transportation of the substances। Suppose आपके बॉडी में लाइक एक सेल में कोई गोल्जी एपरेटस है, लाइसोसोम्स बन गए, पैकेजिंग हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स फैट्स बन गए, डिपेंडिंग ऑन स्मूथ है या फिर रफ है, राइट। बन गया, बनने के बाद गोल्जी एपरेटस में गया, पैकेजिंग हो गई, लाइसोसोम्स बने। अब लाइसोसोम्स को जाना है एक टारगेट ऑर्गन पे या फिर ऑर्गेनल पे। फॉर दैट इट विल हैव टू रीच टिल द मेम्ब्रेन, राइट। तो वहाँ तक लेके कौन जाएगा उसको? साइटोप्लाज्म। क्यों साइटोप्लाज्म? बिकॉज इट स्ट्रक्चर दे रहा, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ है, गोल्जी एपरेटस यहाँ है, दे विल स्टे इन दैट प्लेस जितने भी टाइम के लिए रहना है। इट इज़ बिकॉज ऑफ साइटोस्केलेटन। बट साइटोप्लाज्म क्या करता? जो भी आपके प्रोडक्ट्स बन रहे इंट्रासेल्यूलर या फिर इंटरसेल्यूलर के लिए, इट कॉजेस इट टू मूव। हमारी बॉडी में भी चीज़ों को मूव करने के लिए वी नीड ब्लड, इट मूव्स अबाउट। जस्ट लाइक दैट एक सेल में भी बहुत सारी चीज़ें बन रही ना, तो एक दूसरे ऑर्गेनल्स के बीच में होना है या फिर सेल के बाहर भेजना है, तो सेल की बाउंड्री तक तो भेजना पड़ता ना। तो वो सब फंक्शन आपका साइटोप्लाज्म करता है। क्लियर? क्योंकि उसका स्ट्रीमिंग मूवमेंट रहता। ओके, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हम जो यूजुअली वी कम अक्रॉस दिस टर्म, सो इट्स बेसिकली दैट द साइटोप्लाज्म इजंट स्टैटिक। अगर आपके माइंड में वो पिक्चर है कि एक स्फीयर विद फ्लूइड लाइक सब्सटेंस इन इट एंड उसके अंदर वाटर बॉल्स है, अगर आप इमेजिन कर रहे हो, तो it is a good site for imagination, but then it is a little inappropriate in terms of static condition of it। समझ रहे आप? साइटोप्लाज्म मूवमेंट में रहता and that does not move, जो आप इमेजिन करो। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एक सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म रहता is basically providing a medium, right, and a means for movement of substances inside of the cell। Clear? Cytoplasm, cytoskeleton भी समझ में आया? It provides a structure. Basically, it is consisting of microfilaments and tubules. Filaments और tubules का specific function हम लोग देखेंगे, क्योंकि flagella cilia हमको discuss करना है। But understand this thing कि आपका जो cytoskeleton है, it is consisting of microfilaments and microtubules. They all together put in a particular fashion एक specific structure में रहता वो, only then it is termed as cytoskeleton, right? Also it prevents the cell from collapsing, कोई भी external stress वगैरह आता, मतलब कोई push हो जाता या फिर कुछ हो जाता, तो cell will stay intact, it will not lose its shape because of cytoskeleton again। Any doubts? No. Clear? Absolutely clear। Yeah. You're sleeping, Jaista? No? Drowsy? No? Okay. So we'll just briefly discuss about all, or if you people have any doubts, ask about every individual cell organelle written on the board. Then we will proceed a little further and we'll go in sequence with the next topic being, the prokaryotic cell।
We'll first finish that and then we'll come back to the Cytoskeleton helps in collapsing. It prevents the cells from collapsing. How can it help in collapsing type? Why would anybody want to collapse? May that be a cell? Yeah. So, cell is the functional, structural and fundamental, structural and functional unit of all the living organisms. This point which I'll be uttering now, you need to understand it, it is important. Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living, right? It does not show independent living. Anything less than a cell. एक सेल बनने के लिए जितने भी components होने चाहिए वो होने चाहिए, ज़रूरी है. Okay. Independent exist नहीं कर सकता and therefore it cannot be called as a cell, which is the fundamental structure and functional unit. ये सब हमारा जरूरी है. ज़रूरी है. समझिए ये चीज़ कि आपका साइटोप्लाज्म है, आपका मेम्ब्रेन है, कुछ भी है, ये सब सर्टेन मॉलिक्यूल से बना हुआ है, यू नो, केमिकल combinations, compounds and all those structures. So it is said that in terms of evolution, अगर हम लोग बात करें तो primitive earth पे, like literally billions of years ago, life actually started with the reducing environment of this earth. You know, it was very hot, there were no favorable conditions. So interaction between certain molecules took place. And those molecules were nothing but the genetic materials. RNA is the most primitive and first form genetic material. वो बना, उसके बाद certain proteins वगैरह बने. बनने के बाद अगर मैं summarize करूँ एक term में तो biomolecules बने. The molecules which can, you know, give rise to life. हम लोग study करेंगे the very first cell organelle on the very outside, the boundary, cell membrane. It itself is, you know, formed by lipids and proteins, right? So they are the molecules only, right? Chemical structures जो form कर रहे हैं आपके cell की boundary, एक cell organelle को बना रहे. Many such cell organelles together will lead to the formation of a cell. Clear? अब why didn't we call those molecules as, you know, cells? क्यों? क्योंकि वो लोग ऐसा फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते थे इंडिविजुअली विच कैन, यू नो, गिव राइज टू अ प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिज्म. और दूसरे भी, यू नो, अमोनिया हो गया आपका, दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वगैरह, जितने भी मॉलिक्यूल्स. नाउ दैट दे ऑल केम एंड अरेंज देमसेल्व्स इनटू अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसको हम सेल बोल के समझ रहे अभी, ओनली देन इट इज कंसिडर्ड एज a functional unit. क्यों? क्योंकि सबके functions coordinate होके एक कुछ perform कर सकता हो, you know, independently exist कर सकता. तो anything less than a cell मतलब ये, you know, molecular structures, they cannot exhibit independently. Cell membrane is made up of what? You people need to look at cell with a new perception, please. I want you people to, you know, open your minds and understand it as it is meant to be, not as it is written. जैसा हम लोग पढ़ते चीज़ों को वैसे होती नहीं. You know, you need to understand it. We think that biology is something it is theoretical. No, it is pretty logical, and you'll have to use your head, you know, a little bit. Don't use much of it. अब ये चीज़ समझिए कि सेल को बेसिक फंक्शनल यूनिट बता रहे, एंड एनीथिंग लेस देन दैट विल नॉट एग्जिबिट एन इंडिपेंडेंट लिविंग. द रीजन इज दिस. एम आई क्लियर? एनी डाउट्स? वो हम साइंस में पढ़ते हैं, नॉट इन बायोलॉजी. गुड क्वेश्चन. वो है एक्चुअली फंडामेंटल इज एटम या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में बोलूँगी, है ना. बट when we are talking about life or origin of life in terms of biology, this will be the start. You know, it will not be cellular level, it will be molecular level. It will not even be atomic level.
It will be molecular level. You people will come across this question. It was a question in 1997 or something. It was a neat question, like life started at which stage, something similar to this, and the answer to it wasn't cellular level, not even atomic level, molecular level. Okay, yeah. So it was an interesting one. यूकैरियोटिक सेल कंप्लीट होता है शाम में. ओके, यूकैरियोटिक सेल में हम लोग देखें ना, प्रोकैरियोटिक सेल भी तो सेल है ना. उसमें जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ें है वो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर सकता है इंडिपेंडेंटली. उसका सर्वाइवल पॉसिबल है. इवन देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सेल. इनफैक्ट अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डज एग्जिस्ट. हम लोग अमीबा देखते हैं ना, अमीबा को ऑर्गेनिज्म का टर्म क्यों यूज़ करें उसके लिए, जबकि हम लोग ऑर्गेनिज्म के लिए वी वेंट थ्रू द स्टेप्स ऑफ हायरार्की, cell, tissue, organ system. But why is it that we are using the same term for a single cell? Organism का मतलब क्या समझे थे हम लोग? एक लिविंग सिस्टम जो अपना एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंटली सस्टेन कर सकता है, इट कैन शो सर्वाइवल इंडिपेंडेंटली विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीथिंग एल्स. So that is what is the actual definition या फिर the understanding of an organism. क्योंकि एक single cell is able to perform all the life processes, इसीलिए हम लोग unicellular organisms बोलते हैं and not just a single cell. Am I clear? Now let's talk a little bit about the discovery of cell. Cell was first observed by the scientist Robert Hooke. उनसे भी पहले रॉबर्ट हुक किए थे. He observed it in a slice of cork, but unfortunately it was a dead cell. Now, what is a dead cell? We just discussed. Cytoplasm is absent. Good. Cytoplasm is absent, right? How did he define the structure? Hexagon. Honeycomb structure? Hexagonal shape. He said that this particular thing, this one compartment, is a cell. Cell back then, the literal meaning of the cell is नहीं होगा. He observed cork में cork cells are hexagonal. वो जो observe करे थे, they are hexagonal. Cork is that आता ना नॉब, रबर नहीं रहता, वो वुड रहता. वुड रबर कॉर्क्स भी आते. कॉर्क इज हियर. हम लोग उसकी बात कर रहे हैं जो लकड़ी वाला कॉर्क होता. सेकेंडरी ग्रोथ में हम लोग देखे थे ना, बार्क कॉर्क बनता, देन बार्क बनता. इट इज दैट कॉर्क, इट इज अ लिटिल पोरस. उसमें सारे डेड टिश्यूज रहते, राइट? सो इट इज दैट कॉर्क. तो रॉबर्ट हुक ही ऑब्जर्व्ड द सेल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन अ स्लाइस ऑफ कॉर्क. ठीक है, तब उतने एडवांस माइक्रोस्कोप्स भी नहीं थे. मोर ओवर we literally had nothing, no knowledge regarding cells and organs. So, cell का मतलब an empty room. Empty room. According to him, he gave a different term for that. Later on, it came down to be a cell. Cell is basically a boundary जिसके अंदर certain structures रहते, but he defined it back then as empty room. But later on it got proved कि cells are not dead, they actually do have something inside of them जो living रहता. ठीक है? Then came another scientist, Anthony van Leeuwenhoek. Now, he observed
living cells. Living cells which are animals. For the first time. Right? So, Antony van Leeuwenhoek, he observed and then he also did describe about the living cell, a live cell. Okay. Ji? He observed many living cells, like for instance the spermatozoa, you know, the ova जो भी movement exhibit कर रहे थे. Actually, he used to make microscopes. Antony van Leeuwenhoek. तो उनके simple microscopes जो वो बनाते थे, उसी की help से he was able to observe a structure moving, and then he concluded that they are actually the cells which are living. They are fundamental. इसी से मिलके ज़्यादा चीज़ें बनी हुई हैं, the tissues and the organs later on. A spermatozoa, a sperm can move, right? It is a single cell, haploid cell. He observed that. Are you getting it? Yeah. See, you're the first person who observed a few living cells which were capable of moving. He did observe the prokaryotic as well, the bacteria, the protozoa, spermatozoa and RBCs, okay, under his own designed microscope, Antony van Leeuwenhoek. So these were the structures he basically observed. There were many, not just these, but these are mentioned every now and then. Now, moving on, another scientist who discovered nucleus? Robert Brown. Good. Robert Brown. Sorry? He discovered nucleus. Right? And after that, the scientist who formulated the cell theory, well, we'll look at it when we will be doing cell theory, but the people know it, Kildin and so on. The nucleus was orchid onion cells. Yeah, good. Now, nucleus was first discovered in an orchid cell, It is also said that it is observed inside of an onion peel. Onion peel के जो cells रहते हैं, उसमें भी observe किया गया था. It is said, but Robert Brown did discover the nucleus. Do you remember that? एक homework आप लोग का हमेशा रहेगा, especially in biology, कि जितने भी scientists के names है and वो लोग के contributions, एक book रख लीजिए, उसमें लिखते जाइए. If not, after every chapter, write it down in one particular place. ठीक है? I'll try and mention it in my notes as well, which I'll be giving you for studying. I'll do that, but if at all I miss out on that, ऐसा नहीं होगा कि आप लोग को नहीं करना है. It is for you people, you will have to do it. It becomes very handy, for the revision purpose. Make it a point. ज़रूरी है, ठीक है? ना नहीं, थोड़े बाहर से भी दूंगी मैं, एक्स्ट्रा से दूंगी. आते हैं, ये सब यूनिट्स में ज़्यादातर नहीं, आपके एवोल्यूशन में आएंगे. थोड़े चैप्टर्स है जिसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी साइंटिस्ट के नेम्स और वो लोग के कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको पढ़ने होंगे. आई विल प्रोवाइड यू ऑल दैट, डोंट वरी. बट यहाँ पर स्टिक टू इट, जितने दिए हुए, एटलीस्ट इन सेल साइटोलॉजी, स्टिक टू द साइंटिस्ट गिवन इन यहाँ. अब क्योंकि इसमें क्रोमैटिन विच साइंटिस्ट हैज गिवन द टर्म क्रोमैटिन, इट इज़न्ट मेंशन्ड, बट देन इट इज़ फ्लेमिंग, वो आता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट. क्लियर? Now, talking about cell theory. Cell theory. There were two scientists. We'll talk about individual one. पहले, talking about a botanist. Who was he? Matthias Schlitten. Okay.
Years याद रखना important है because we have seen questions in previous years. Okay? 1838. Good. In 1838, Matthias Kielden, he was a German botanist. What he did was he examined a large number of plant cells and observed that all the plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plants. Okay? So basically, because he was a botanist, he was working with the plants, he observed the plant cells. Right? At the same time, Theodore Schwann, who was a British zoologist in the year 1839 and year after that, around the same time, he reported that animal cells had a thin layer which is called as the plasma membrane. Right? So, if a question comes, who discovered plasma membrane? It would be Theodore Schwann. Okay? Theodore Schwann. He first described plasma membrane. He concluded that plant cells have cell walls. Right? Who discovered cell wall? Schwann. Theodore Schwann. Don't confuse कि आपके जो Schleiden थे, Schleiden, whatever his pronunciation is, वो botanist थे तो he might have discovered the plant cell. No. जो भी boundary बनाने वाले structures थे, namely your cell wall and the cell membrane, they were both discovered and studied by Theodore Schwann. Okay? In the year 1839. Schwann concluded that plant cells have cell walls, and then only after this even happened, Schleiden and Schwann both together formulated the cell theory. But it was a very big contribution in history कि कोई cell theory formulate कर सके. जैसे they did describe about a living cell, the limiting membranes, the differences, animal and plant cells के बारे में. They were able to tell all that, but they are unable to answer one thing, that how did cells, the new cells are formed. Now, comes the most famous scientist of all the times, Rudolf Virchow. He explained that new cells arises from the pre-existing cells, a phrase omnis cellulae cellula. That means new cells arises from the pre-existing cells. Right? And this is what he made the modification in the cell theory, and the cell theory was complete. Right? This is how he contributed by giving the answer to the most, not complicated, but the most fascinating and most asked question of that time. Rudolf Virchow was able to answer, and what he said was, they came from the pre-existing cells. यहाँ पर वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? Division के बारे में, right? Only because there is the existence of division, cell divides, and only then new cells are formed. Clear? Now, what are the two statements of the cell theory? All living organisms are composed of cells. Cell theory. What is it? All the living organisms are composed of cells and its products. Are composed of cells and their products. This was formulated by Schleiden and Schwann. New cells, all cells, or in general, all the cells, or every cell arises
from the pre-existing cells. This was formulated by Rudolf Virchow, and by this the cell theory was concluded. Sorry? Dividing cells, yeah. Because of cell division, you can say it this way, because not necessarily all the cells are dividing all the time. So it would be inappropriate when we look at that. Sealed in and so on. But cell theory was universally, applicable, accepted. But there came an exception to it, and that is viruses, because they are acellular. Yeah, they just have the protein code. In that there is the genetic material. Because of the genetic material, when they enter a living body, living system में जब भी enter करते, they are able to replicate. So that's when they are considered living. But outside of a living system, they are inert. They don't perform any activities. So therefore, they exhibit non-living character as well. So that is why viruses they applicable नहीं है cell theory. The exception to the cell theory is viruses. They are acellular. They are not made up of cells. Okay? They do not have cytoplasm. They only have the genetic material. They have the protein code. That is it. That constitutes a virus, and because of this reason, the viral diseases, they are most of the times we can't treat them. There is no, proper medication for that, क्योंकि viruses अपने आपको change करते रहते हैं. वो लोग के genetic material में बहुत तेज़ी से changes होते हैं, mutations बहुत जल्दी होते हैं, तो mutants बहुत ज़्यादा आ जाते हैं. The same with coronavirus, इसका वैक्सीन आने में इतना टाइम क्यों लगा? रीज़न भी बहुत सारे म्यूटेंट स्ट्रेन्स थे वायरसेस के, तो सब में हार्मफुल जो स्ट्रेन था उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाई. या कोई भी वायरल, अब पैंडेमिक चल रहा ना हमारे पास, कोरोना वायरस के लिए मेडिसिन कौन सी है? Technically speaking, if I be really very honest, there is no medicine for it. And there can be no medicine for it. इसीलिए vaccination है. Right? Your body has to fight against it. आप artificially कोई भी medication देके नहीं करवा सकते. तो fight करने के लिए you will have to have a particular formula. ठीक है, जैसे कि bacterial infections के लिए आपको cold हो गया, cold is a viral thing, आपको cough हो गया, चलिए you take the cough syrup, उसका एक particular formula रहता ना कि यही बैक्टीरिया कॉज कर सकते हैं, बैक्टीरिया के लाइसिस के लिए ये सब्सटेंसेस, ये केमिकल्स की ज़रूरत है, ये फॉर्मुलेटेड सिरप के फॉर्म में यू रेकमेंड प्रिस्क्राइब इट. वायरसेस का कोई एक वही नहीं है ना, सेलुलर स्ट्रक्चर ही नहीं है. वो लोग को स्टडी भी करेंगे तो वो लोग का जेनेटिक सीक्वेंसिंग को स्टडी कर लिए, बट आफ्टर दैट कुछ टाइम बाद आप एक मेडिसिन तैयार कर दिए, इट विल नॉट वर्क. क्यों? क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल बाय देन इज ऑलरेडी चेंज्ड, So it's because of that. There is no medication for viral infections and diseases. Yeah. Vaccine, good question, Shaista. What do you think is vaccine? I told there is no medication for viral diseases or infections. फिर वैक्सीन से कैसा ठीक हो रहे? मतलब ठीक एक्चुअली नहीं होते, हम लोग सिर्फ हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते. सी अंडरस्टैंड दिस थिंग, इम्यूनिटी बूस्ट करते. आपकी बॉडी में देयर इज अ सिस्टम जिसके बारे में अभी डिस्कस किए थे हम लोग, लिखे थे ऑर्गन सिस्टम्स के एग्जाम्पल में. इम्यून सिस्टम, इट इज़ बेसिकली द डिफेंस मैकेनिज्म आपकी बॉडी का. ठीक है,
pharmacological sector बंद हो जाता है if I say this thing. Medicines do not actually treat us. It's our body which heals us. Okay? Really. They are just given to, to either boost up that particular organ. The same thing. जितने भी chemicals आपके body के अंदर जा रहे, they are only helping in enhancing, pushing your body, providing the support. But ultimately, आपके body का जब तक immunity सही नहीं है, you can't get rid of a common cold as well. It's all your body and your brain, the receptors and the hormones. That is it, and nothing else. So, vaccine में होता ये कि जो viruses है, we literally take the virus, ठीक है, उसको heat kill कर देते या फिर मार देते completely मार देते. इतना ध्यान रखते कि सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल और उसका जो प्रोटीन कोड है, जो रिकग्निशन वाली चीज़ें हैं बाय योर बॉडी टू अंडरस्टैंड इट एज फॉरेन, बस वो इंटैक्ट रहे, राइट. वीकेंड फॉर्म में भी डालते, हीट किल करे मतलब वीक रहते. दे कांट कॉज दी हैवक इन योर बॉडी, कांट एक्चुअली कॉज द डिजीज. अब कोरोना वायरस का वैक्सीन है. कोरोना वायरस को ले लिया आप लैबोरेटरी में, उसको वीकेंड कर दिए. वीकेंड करने के बाद आप बॉडी में इंजेक्ट करें. जी, इसीलिए जिसको कोरोना पेशेंट्स रहते वो लोग को 3 months के बाद ही लेना है वैक्सीन, अदरवाइज दे विल गेट कोरोना, क्योंकि आप लिटरली वायरस को अंदर डाल रहे हो आपके बॉडी के. या योर क्वेश्चन भूल गए? ओके, प्लीज इम्प्रूव योर मेमोरी ना. अब वही वैक्सीनेशन में जब आप वायरस को डाल रहे हो, योर बॉडी रिकग्नाइजेज इट एज समथिंग फॉरेन, अ डेंजर साइन. तो आपकी इम्यूनिटी इट डेवलप्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट. Antibodies are nothing but the chemicals which helps in fighting and killing the foreign substances, right? अब वैक्सीनेशन में एंटीबॉडीज तो प्रोड्यूस होते ही होते, और उसके साथ साथ क्या होता है, मेमोरी सेल्स डेवलप होते. तो मेमोरी सेल्स, इन्फेक्शंस में भी मेमोरी सेल्स का बहुत मेजर रोल रहता. मेमोरी सेल्स क्या करते, दे रिकग्नाइज हर एक वायरस, हर एक सेल पे मार्कर्स रहते. मार्कर्स आर नथिंग बट केमिकल स्ट्रक्चर्स जो यूनिक रहते सबके अपने. तो मेमोरी सेल्स रिकग्नाइज कर लेते ये स्ट्रक्चर्स है, तो इट इज़ अ फॉरेन सब्सटेंस एंड उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज काम करेंगे. तो मेमोरी सेल्स क्या करते, डेवलप होते फर्स्ट एक्सपोजर में. आपको कोई चीज़ से इन्फेक्शन हुआ, फर्स्ट टाइम पे आप ज़्यादा दिन तक बीमार रहते फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के लिए बहुत न्यू है, आपका इम्यून सिस्टम उसको समझने में टाइम लगा था. बट नेक्स्ट टाइम वही सेम इन्फेक्शन आपको हो रहा अगर, तो योर बॉडी विल रिएक्ट टू इट फास्टर, मोर विगरसली, एंड यू विल रिकवर फास्टर व्हेन कंपेयर टू द प्रीवियस एक्सपोजर. क्यों? क्योंकि आपके पास मेमोरी सेल्स एंड यू नो इट ऑलरेडी. आपको पता है कि कौन से एंटीबॉडीज से उसको मारना है, राइट. सो दिस इज हाउ इम्यूनिटी वर्क्स. तो वैक्सीनेशन में भी आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गए, इवन इफ यू आर एक्सपोज टू कोरोना वायरस, रिकवर हो सकते हैं, एंड योर बॉडी विल फाइट अगेंस्ट इट एंड किल इट. क्लियर? वैक्सीनेशन तरह का नहीं, वायरस ही डाल रहे, वायरस ही डाल रहे, सिर्फ उसको आप वीकेंड कर दे रहे या फिर हीट किल करके डाल रहे आपकी बॉडी में, फॉर योर बॉडी टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये वायरस ऐसा होता, आप उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना दीजिए. पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, ये सब वैक्सीनेशन इज वन ऑफ द processes in which you develop immunity against the virus. How? By producing the antibodies. That is it. Yeah, we'll continue further tomorrow in tomorrow's class.